स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गर्भ निरोधक के प्रकार के बारे में या गर्भ निरोधकों के वर्गीकरण के बारे में। पिछले वीडियो में हमने जनसंख्या विस्फोट, एक आदर्श गर्भ निरोधक के गुण और गर्भ निरोध के 6 श्रेणियां हमने पढ़ी थी। तो आज हम उन श्रेणियों को डिटेल से पढ़ने वाले हैं इसी वीडियो से। तो इस वीडियो में हम 2 श्रेणियों के बारे में चर्चा करेंगे। अपन ने प्राकृतिक और जो रोध बैरियर्स होते हैं उनको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो देखिए, गर्भ निरोधक के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। गर्भ निरोधक का मतलब क्या होता है? जो गर्भ धारण का प्रतिरोध करते हैं या उस गर्भ धारण को रोकते हैं। तो गर्भ धारण को रोकना या गर्भ निरोधकों का काम होता है। तो इसके लिए गर्भ का निरोध किया जाए, गर्भ धारण नहीं हो, इसके लिए कौन कौन सी उपाय मौजूद हैं। तो उस उपाय में हमने 6 श्रेणियों में बांटा था। तो पहले देखिए, प्राकृतिक विधियां या परंपरागत विधियां, जिसको नेचुरल मेथड या ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं। देखिए, प्राकृतिक विधियां मतलब है ये शरीर के अंदर या एक जनतंत्र के अंदर कुछ ऐसी अपनी क्रियाएं होती है, तो अगर उनसे बचाया जाए तो गर्भ धारण से बचा जा सकता है। देखिए, इन विधियों में जो प्राकृतिक या परंपरागत विधियां क्या होती है, इन विधियों में बिना किसी रोध साधन के या हम कह सकते हैं कोई भी रासायनिक पदार्थ नहीं लेते हैं। तो बिना किसी रोध साधन के या बिना किसी रसायन के अंडाणु व शुक्राणु के मिलन को रोका जाता है। मतलब उन अंडाणु और शुक्राणु का मिलन मतलब निषेचन नहीं होने देना है। जिससे क्या होगा? निषेचन नहीं होगा और गर्भधारण नहीं होगा। तो ऐसी कौन कौन सी प्राकृतिक विधियां हैं कि निषेचन को रोका जाए और गर्भ धारण को रोका जाए? तो उसके लिए कौन कौन सी उपाय हैं? तो देखिए, पहला उपाय हम पढ़ने वाले हैं आवधिक संयम, जिसको अपन बोलते हैं पीरियोडिक एब्सेंटेंसी। पीरियोडिक एब्सेंटेंसी या आवधिक संयम का मतलब है, पीरियड का मतलब यहाँ पर हम ले लेते हैं मेस्ट्रो साइकिल या एमसी या आर्तव चक्र। और एब्सेंटीज का मतलब होता है उसका एक पर्टिकुलर टाइम ले लेंगे, उसमें हम उस टाइम के अनुसार बचेंगे। तो उसमें मैथुन क्रिया एब्सेंट रहनी चाहिए। तो देखिए, आवधिक संयम का मतलब है यदि दंपति माहवारी के 10वें दिन से 17वें दिन के बीच की अवधि के दौरान, मतलब 28 दिन का एमसी का जो साइकिल होता है वह 28 डेज का होता है। और हमने पढ़ा था कि मुख्यतः जो 14वां दिन होता है उसमें अंडोत्सर्ग होता है, अंडाणु अंडाशय से बाहर आ जाता है। तो जब अंडाणु अंडाशय से बाहर हो जाता है तो निषेचन की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो नॉर्मली कुछ महिलाओं में ये होता है कि वो 14वें दिन हार्मोन के चेंज के कारण या हार्मोन के असंतुलन के कारण वो 1-2 दिन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। तो ये माना जाता है कि 10वें दिन से लेकर 17वें दिन के बीच में कभी भी अंडोत्सर्ग हो सकता है। तो यदि दंपति माहवारी चक्र के 10वें दिन से 17वें दिन तक के बीच में, ये जो अवधि है 10 से 17 दिन, इस अवधि के दौरान मैथुन से बचते हैं, यानी मैथुन क्रिया नहीं करते हैं, तो गर्भाधान से बचा जा सकता है। तो ये एक निश्चित है, क्योंकि इस अवधि के दौरान अंडोत्सर्ग होता है। अगर मैथुन क्रिया नहीं होगी तो शुक्राणु उपलब्ध नहीं होंगे निषेचन के लिए और गर्भधारण नहीं होगा। ये स्थिति क्यों है? क्योंकि माहवारी चक्र का यह समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस समय को अंडोत्सर्ग की अपेक्षित अवधि मानते हैं। अपेक्षित अवधि का मतलब है इस अवधि के दौरान निश्चित रूप से अंडोत्सर्ग हो जाता है 10 से लेकर 17 दिन के बीच में। इस अवधि के दौरान गर्भधारण की बहुत अधिक संभावना होती है। इस कारण इसे निषेच्य अवधि भी कहा जाता है। निषेच्य अवधि का मतलब इसमें निषेचन की संभावनाएं प्रबल होती है। तो निश्चित बात है कि मेस्टर साइकिल के 10वें से लेकर 17वें दिन, और इसकी भी काउंटिंग है वो है सही तरीके से हो, तभी ये संभव होता है कि 10वें से 17वें दिन के बीच में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स से बचा जाता है तो गर्भधारण से बचा जा सकता है।
तो एक तो ये प्राकृतिक विधि है पीरियोडिक एब्सेंटेंसी या आवधिक संयम की। तो इसका अपन को देखना है 10 से 17 दिन के बीच में मैथुन क्रिया से बचाव और गर्भधारण से बचाव हो जाएगा। दूसरी इसकी विधि है बाह्य स्खलन या अंतरित मैथुन, जिसको हम कहते हैं विड्रॉल या कोइटस इंटरप्ट्स या पुल आउट मेथड। मतलब ये है कि बाह्य स्खलन का मतलब है वीर्य को बाहर निकालना है या बाहर निकालना, मतलब मादा की योनि में उसको वीर्य संचित नहीं होने देना है। तो ये विधि किस तरह से काम करती है देखिए, विड्रॉल या कोइटस इंटरप्ट्स या पुल आउट मेथड भी इसको बोलते हैं। कहने का मतलब है संभोग या मैथुन के दौरान पुरुष द्वारा वीर्य स्खलन से ठीक पहले, ये इम्पोर्टेंट बात है कि जब मैथुन क्रिया के दौरान स्खलन की अवस्था आती है तो स्खलन वीर्य स्खलन से ठीक पहले स्त्री की योनि से सिसन पेनिस बाहर निकालकर वीर्य सेचन से बच सकता है, जिससे गर्भधारण की संभावना नहीं होगी। तो यदि वीर्य स्खलन से पहले ही पेनिस को बाहर निकालकर वीर्य को मादा की योनि में जाने से रोका जाता है तो गर्भधारण की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। तो ये एक बाह्य स्खलन या विड्रॉल मेथड या पुल आउट मेथड भी गर्भ निरोध का काम करता है। और तीसरा महत्वपूर्ण जो मेथड है प्राकृतिक विधियों में वो है स्तनपान अनार्तव। स्तनपान का मतलब होता है बच्चे को दूध पिलाना। अनार्तव का मतलब होता है आवर्त जो चक्कर होता है उसकी एब्सेंट, यानी उसको रोकना, या इसको अपन कह सकते हैं लैक्टेशन एमिनोरिया। एक का मतलब यहाँ पर हो गया जैसे एब्सेंट, और मिनो का हो गया मेस्ट्रोर साइकिल। तो मेस्ट्रोर साइकिल की एब्सेंटीज हो जाती है यदि स्तनपान कराया जाता है। तो मेस्ट्रोर साइकिल अगर नहीं चलेगा तो अंडोत्सर्ग भी नहीं होगा। तो ये इस मेथड पर काम करता है कि यह विधि में यह मानते हैं इस विधि में कि प्रसव के बाद यदि माता द्वारा शिशु को भरपूर स्तनपान कराने पर आर्तव चक्कर या माहवारी चक्कर, जिसको हम एमसी कहते हैं, एमसी और अंडोत्सर्ग शुरू नहीं होता है। इस विधि की अधिकतम अवधि प्रसव के बाद 6 माह होती है। यानी स्तनपान अगर यदि कोई प्रसव हुआ है कि माता को, तो वो 6 महीने तक गर्भधारण बच सकती है यदि वह अपने बच्चे को भरपूर स्तनपान कराती है। तो बच्चा जब निप्पल को सक करता है, स्तनपान करता है, तो ये एक नेचुरली ये होता है कि उस माता में जो नया मेस्ट्रो साइकिल है और अंडोत्सर्ग की जो क्रिया है वो शुरू ही नहीं होती है। तो अगर ये चीज़ें शुरू ही नहीं होगी तो गर्भधारण की कोई संभावना वहाँ पर नहीं बनती है। तो इस तरह से 3 ये प्राकृतिक विधियाँ हैं, आवधिक संयम, बाह्य स्खलन विड्रॉल और स्तनपान अनार्तव। ये तीनों मेथड है वो गर्भधारण से प्राकृतिक रूप से बचाया जा सकता है। लेकिन अब इन तीनों मेथड में ये ध्यान रखना है कि इनकी जो स्थिति है वो सही स्थिति का ध्यान रखना होता है। इसमें संयम रखना पड़ता है और एक करेक्ट टाइम भी इसमें ध्यान में रखना पड़ता है, तब जाके ये सफल होगा, वरना इसके असफल होने के चांस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देखिए हमने नोट डाल के लिखा है, उपयुक्त तीनों विधियों की अच्छी बात यह है कि इनमें किसी दवा या साधन का उपयोग नहीं होता है। तो इसमें हमने कोई दवा नहीं ली, किसी भी भौतिक साधन का उपयोग नहीं किया है, अतः इनके दुष्प्रभाव जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भी नहीं होते हैं। लेकिन इसकी कमी है, यदि इन विधियों में संयम नहीं रखा जाता है, सही समय का ज्ञान नहीं रखा जाता है, तो इनके असफल होने की दर भी काफ़ी अधिक हो जाती है। जैसे मान लीजिए किसी महिला को एमसी का टाइम का सही नॉलेज नहीं रहता है तो 10 से 17 दिन के बीच की अवधि का निर्धारण मुश्किल हो जाता है, और उस टाइम अगर इंटरकोर्स किया जाता है तो गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है। तो ये प्राकृतिक विधियाँ हमने 3 पढ़ी है, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं अपन दूसरा मेथड, जिसको रोधक या बैरियर्स बोलते हैं।
तो रोध या रोधक या बैरियर्स आखिर क्या होते हैं? तो रोधक यानी रोकने वाले। किसको रोकने वाले? शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को रोकने वाले बैरियर होते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक शुक्राणु है, ये इधर अंडाणु है, इनके बीच में हम एक रोध खड़ा कर दें, एक अवरोध खड़ा कर दें, तो इनका मिलन दोनों का नहीं हो पाएगा। तो ये जो बीच में अवरोध होता है इसको अपन रोधक या बैरियर्स कहते हैं। तो कौन से रोधक होते हैं वो अपन पढ़ने वाले हैं इस रोधक के अंदर। तो देखो इस विधि में अंडाणु व शुक्राणु को किसी रोधक साधन की माध्यम से, एक इम्पोर्टेंट बात है, रोधक साधन के माध्यम से भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है। मतलब ये जो दोनों का जो मिलन होता है, निषेचन होता है, उस निषेचन को नहीं होने दिया जाता है, उनके मिलन को रोका जाता है। तो उसके लिए एक भौतिक साधन का या एक रोधक साधन का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक विधियों में ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कोई साधन नहीं था। यहाँ पर एक साधन का उपयोग किया जाएगा, उसके द्वारा शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को रोका जाएगा। अब वो रोधक कौन कौन से हैं, कौन कौन से रोधक बाज़ार में उपलब्ध है, तो उसके बारे में अपन चर्चा पढ़ते हैं। सबसे पहले जो लोकप्रिय रोधक साधन है वो है कंडोम, या जिसको निरोध भी कहते हैं। तो ये स्त्री और नर दोनों के लिए अभी उपलब्ध है बाज़ार में। ये जो कंडोम होते हैं ये पतले रबड़ या लेटेक्स से बनाए जाते हैं। बहुत पतला रबड़ या लेटेक्स से ये बनाए जाते हैं, मुलायम होते हैं। ये वीर्य को मादा की योनि में जाने से रोक लेते हैं, जिसके कारण निषेचन नहीं होता है। तो निषेचन नहीं होगा तो गर्भधारण भी नहीं होता है। तो ये काम करते हैं ये जो कंडोम होते हैं। पुरुषों के लिए कंडोम्स का जो मशहूर ब्रांड नेम है अपने इंडिया के अंदर वो निरोध है। ये काफ़ी लोकप्रिय है। जो निरोध है ये कंडोम जो प्रोडक्ट है उसी का एक ब्रांड नेम है, ये अपने इंडिया के अंदर चलता है। कंडोम गर्भधारण से बचाव के अलावा यौन संचारित रोग जो जिनको अपन एसटीडीज़ बोलते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, और जो एड्स जैसी भयानक जो रोग है उससे भी बचाव करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक रोधक है कंडोम या निरोध, जो कि स्त्री और नर दोनों के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा अब ये जो कंडोम्स होते हैं ये क्या होते हैं, एक बार यूज़ करने के बाद इनको डिस्पोजल कर दिया जाता है। तो ऐसे कंडोम्स उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा जैसे डायफ्राम होते हैं, गर्भाशय गिरवा टोपी जिनको सर्वाइकल कैप्स बोलते हैं, स्पंज आते हैं और वोल्ट आते हैं। तो ये सारे गर्भ निरोधक बाज़ार में उपलब्ध होते हैं। डायफ्राम्स ये क्या होता है, एक चौड़ा डायफ्राम की तरह एक गर्भ निरोध होता है। गर्भाशय गिरवा टोपी ये जो गर्भाशय की गिरवा होती है उस गिरिया को ढकने वाली एक टोपी जैसी संरचना होती है, जिससे शुक्राणु है वो गर्भाशय के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं, उसको ढक लेती है ये टोपी। स्पंज भी एक तरह से इस गर्भाशय की जो सर्विक्स होती है उसको कवर कर लेते हैं, और वोल्ट भी यही काम करते हैं कि वो शुक्राणु को अंडाणु से मिलन नहीं होने देते हैं। तो ये डायफ्राम, ये गर्भाशय गिरवा की जो सर्वाइकल कैप्स आती है, टोपी आती है, स्पंज आते हैं, वोल्ट आते हैं, ये भी सभी रोधक होते हैं, और ये सभी रबड़ से बने हुए रोधक होते हैं। ये जो रोधक हैं ये मादा की गर्भाशय गिरवा सर्विक्स को ढकते हैं, ये सब ढकते हैं। जैसे डायफ्राम है ये थोड़ा चौड़ा आता है, जबकि ये जो गर्भाशय गिरवा टोपी आती है ये थोड़ी छोटी आती है। ये केवल उसकी जो सर्विक्स होती है उसी को ढकती है, और डायफ्राम सर्विक्स के साथ साथ उसके चारों ओर का जो क्षेत्र है उसको पूरी तरह से क्लोज कर लेता है। स्पंज भी इसी तरह से काम करता है कि ये पूरी तरह से सर्विक्स को ढक लेता है, शुक्राणु को गर्भाशय के अंदर नहीं जाने देता है, और वोल्ट भी यही इसी तरह से कार्य करता है। तो ये सर्विक्स को ढकते हैं ताकि शुक्राणु गर्भाशय में प्रवेश न कर सकें और गर्भधारण नहीं हो। तो ये सभी जो निरोधक है ये मादा के लिए होते हैं, और ये गर्भाशय के आप देखोगे कि गर्भाशय के अंदर शुक्राणु को जाने से रोकेगा। ये जो डायफ्राम आते हैं, गर्भाशय गिरवा टोपी आती है, स्पंज आते हैं, वोल्ट आते हैं, इनका पुनः इस्तेमाल यानी ये रीयूजेबल भी होते हैं, ये रीयूजेबल होते हैं, इनका पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बार इस्तेमाल करने के बाद इनकी अच्छे से सफाई करके इनका पुनः इस्तेमाल
किया जा सकता है इन रोधकों का। तो ये महिलाओं के लिए आते हैं, ये डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स, स्पंज, वोल्ट, ये महिलाओं के रोधक होते हैं। रोधक साधनों के साथ शुक्राणुनाशक क्रीम भी आती है, कुछ जेली भी आती है और कुछ फोम या झाग भी होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे गर्भ निरोधक क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। जैसे एक शुक्राणुनाशक क्रीम है, ये शुक्राणुओं को मार देती है, उनको नष्ट कर देती है, तो वो निषेचन लायक नहीं बचते हैं, तो वहाँ पर भी गर्भ धारण की संभावना नहीं रहेगी। तो इस तरह से ये जो रोध या रोधक होते हैं ये काफ़ी प्रचलित हैं, काफ़ी लोकप्रिय हैं। तो भारत में सबसे प्रभावी और लोकप्रिय गर्भ निरोधक विधि है, गर्भ निरोधक विधि है कौन? रोधक या बैरियर्स। तो आज की इस वीडियो में हमने लगभग 2 अपने गर्भ निरोधक पढ़े हैं, जिसमें अपने प्राकृतिक जो विधियाँ हैं वो पढ़ी है और जो बैरियर्स होते हैं वो पढ़े हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के जो बच गए हैं गर्भ निरोध उसकी चर्चा करने वाले हैं। थैंक यू।